हे गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7, आप लोगों के ज्योग्राफी का एजुकेटर। अपनी ज्योग्राफी थोड़ी डिफरेंट ज्योग्राफी होगी। ये ज्योग्राफी जो आप लोगों को क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में आर्ट्स डोमेन्स में पढ़ाई जाएगी, वो क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी के सेक्शन को कवर अप करेगी बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी में। मतलब दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको चीजें समझाऊंगा। टारगेट मेरा होगा कि चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से समझे एनसीईआरटी के माध्यम से, उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उस चैप्टर्स में जो दिए हैं उसको समझे, अलग अलग इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन और लास्ट में उसका कंक्लूजन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसके जो फील्ड्स और सब फील्ड्स हैं उन्हें याद कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कोई एक नाम भी है तो मैं बता दूं कि इसका एक और नाम है जिसका शब्द है वो एंथ्रोपोजियोग्राफी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने। इसमें एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन और ज्योग्राफी शब्द का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित बायो सेक्शन, उसका बायोस्फेयर वाला सेक्शन। तो याद रखिएगा कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पहले से ही जुड़ा है और एंथ्रोपो को ही ह्यूमन कहते हैं। इसी वजह से ह्यूमन ज्योग्राफी को एक और नाम कहा जा सकता है एंथ्रोपो ज्योग्राफी, जिसमें एंथ्रोपो का मतलब होता है मनुष्य और उसका प्रकृति के साथ व्यवहार और संबंध ही क्या कहलाता है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी कहलाता है। तो याद रखिएगा, एंथ्रोपो ज्योग्राफी के जनक जो थे वो रेक्टल कहे जाते हैं, चार्ल्स रेक्टल। लेकिन अगर मैं कहूं कि आधुनिक ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कौन है, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कौन है, तो वो रेक्टल है। याद रखिएगा, अगर मैं कहूं कि केवल ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक या सबसे पहली बार ह्यूमन ज्योग्राफी को क्वाइंट किसने किया, ये शब्द उठाया, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई कि मनुष्य का प्रकृति के साथ जो एक संबंध होता है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सबसे पहली बार ये बात बताई थी चार्ल्स रेटल ने, लेकिन इसी को और सिस्टमेटाइज किया और डिटेल अच्छे से बताया। तो वो किसने बताया, तो बताएंगे कि सर वो रेटजेल थे। इसी वजह से इनको आधुनिक ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, रेटजेल को। लेकिन केवल ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता अगर हम कहें या जनक जिसने सबसे पहले कहा, तो चार्ल्स रेटल। दो अलग बातें हो गई। अब उसके बाद ढेर सारे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। रेटजेल ने जो अपनी डेफिनेशन दी वो ये कहा कि भैया ह्यूमन और नेचर के बीच में एक सिंथेटिक रिलेशनशिप है, एक अच्छा ज्वाइंट, ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन है, एक सिंथेसाइज्ड है। इसमें सिंथेटिक, सिंथेसाइज वर्ड पे, सिंथेसिस वर्ड पे ज्यादा फोकस किया। तो रेटजेल की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई। ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, इसके एक और पिता कौन थे वो भी क्लियर हो गया, आधुनिक पिता कौन थे वो क्लियर हुआ। और तो और मैंने क्या पढ़ाया, एंथ्रोपोलॉजी को ही ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको आपका पार्ट 1 की किताब का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझाई। अब ह्यूमन ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, तो कि आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर मनुष्य निहित है, मनुष्य रहता है, एम्बेडेड है, और उसने अपने रिलेशनशिप जो भी बनाए हैं वो प्रकृति के साथ ही बनाए। प्रकृति मनुष्य से पहले आई, लेकिन प्रकृति के बाद ही मनुष्य आकर प्रकृति से एक अच्छा संबंध बना लिया। और जहां पर भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि प्राकृतिक चीजों का ही दोहन करता है, जो भी एसेस करता है मनुष्य प्रकृति से ही एसेस करता है। इसीलिए मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया। इसी रिलेशनशिप को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। मेरी बात समझ गए, कुछ भी करेगा मनुष्य प्रकृति से ही संबंधित होगा, या फिर उसका अच्छा करेगा या फिर उसका संहार, उसका विनाश करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए कहीं पर भी हम कभी भी पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिटेल पढ़ें, तो मतलब मनुष्य का प्रकृति से संबंध ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। इज दैट क्लियर? यहां तक में सबको इंट्रोडक्शन हो गया। आइए अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ज्योग्राफी आखिर क्या क्या इसके स्कोप्स हैं, क्या क्या इसके फील्ड। जैसा कि सब लोग जानते हो कि केवल ज्योग्राफी जिसमें मनुष्य इन्वॉल्व नहीं रहता, अभी तक जो हम लोग क्लास 11th तक पढ़ते आए, उसमें हमने देखा कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को ही मिलाकर हमने अधिक से अधिक स्टडी करी। इसमें ह्यूमंस नहीं आए। इसके पिता जो केवल ज्योग्राफी के पिता कहे जाते हैं,
तो उसको हम कहते हैं इरेटोस्थनीज। और कभी कभी आपने हिकैटियस भी सुना होगा, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि सबसे पहले हिकैटियस ने उसको क्वाइन कर दिया, लेकिन सिस्टमेटाइज किया तो बताएंगे कि इरेटोस्थनीज। तो वास्तविक भूगोल के पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज। इन्होंने इसमें जो है इसके लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और सारे सेक्शंस को बहुत ही डिटेल में उसमें आने वाली सारी पार्ट्स के बारे में डिटेल समझाया। और हम लोग भी अपने क्लास 6 से लेकर 11 तक में हमने फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शंस देख लिए। लेकिन अब समय आया है कि अलग एस्पेक्ट हम पढ़ें ज्योग्राफी का, कि मनुष्य को सेंटर में रखते हुए अगर हम ज्योग्राफी पढ़ें तो सारी क्रियाएं मनुष्य की वजह से ही ज्योग्राफी में हो रही, जिसको हम अप्लाइड ज्योग्राफी का भी पार्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ज्योग्राफी क्या है। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन दैट स्टडीज स्पेस, अर्थ, its phenomenons, origin of the human society, their culture, as well as their interaction with the surrounding environment. अगर हम ज्योग्राफी को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ें और मनुष्य को धुरी मानकर चलें तो 3 चीजें हम देखते हैं। पहला, कि मनुष्य एक सोसाइटी में रहता है और उसकी सोसाइटी का उदय कैसे हुआ। दूसरा, उसका कल्चर, काम करने का, रहने का, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर लोगों के प्रति, मनुष्य के प्रति, नेचर के प्रति, ज्योग्राफी के प्रति क्या है। एंड उसके अलावा इन देयर इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और आखिर वो अपने चारों तरफ की एक्टिविटीज में किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट मानते हैं। ठीक है, आइए, ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या होता है? याद रखिएगा, अगर आप किसी पॉइंट पर पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं तो हो सकता है कि कोई बंदा उस पॉइंट पर निगेटिव तरीके से सोचता हो। मतलब डुअलिज्म दो द्वंद्व को समझाता है, विरोधाभास का एक मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं डुअलिज्म। इट्स सिंपल टर्म्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फील्ड, नेमली फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, कुछ लोग ज्योग्राफी को जब पढ़ते हैं तो केवल उसके जैविक अजैविक घटकों को, मनुष्य को हटाकर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अप्रोच है कि नहीं, ज्योग्राफी ये सब जो चीजें बनी हैं, पहाड़, पठार, चट्टान, नदी, झरने, समुद्र, महासागर, ये सारी चीजें किससे कंसर्न्ड होती हैं? इन सारी चीजों का दोहन कौन करता है? तो वो करता है मनुष्य। तो 2 अलग सोच, 2 अलग डुअलिज्म, यही है हमारा क्या, फिजिकल ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। और इसी को दोनों को मिलाकर ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। नदी है, बह रही है, उस पर बांध बना है, ये सब चीजें कौन करता है? नदी का पानी कौन यूज करता है? नदी एक ज्योग्राफी है। तो उसका दोहन करना, उसकी केस स्टडी करना, उसके रास्ते बदल देना, उस पर डैम बनाना, उससे बिजली पैदा करना, ये सारी एक्टिविटीज है ना उस नेचुरल चीज से। तो इसी नेचुरल चीज के साथ ह्यूमन की एक्टिविटी जुड़कर ही प्योर ज्योग्राफी बनाती। तो उसी सारी चीजों के बारे में हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए? यहां तक एक हल्का टच दिया है मैंने। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि मनुष्य का प्रकृति के साथ जो भी संबंध, कई तरह से संबंध हो सकता है। तो आइए उन संबंधों के बारे में देखें। ह्यूमन ज्योग्राफी विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड, spatial distribution of human phenomena and the socio-economic differences between various regions of the world। आप अच्छे से जानते हैं अलग अलग पृथ्वी के क्षेत्रों में अलग अलग नेचर की चीजें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल चेंजेस बहुत होते हैं। तो अलग क्षेत्र में अगर मनुष्य है, ठंडे क्लाइमेट क्षेत्र में, तो उसका अलग रिलेशनशिप होगा, जहां पर प्रकृति भी हावी हो सकती। मनुष्य उतना टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं कर सकता जैसे नॉर्दर्न रीजन में या नॉर्दर्न पोल्स पर। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे फेवरेबल जगह हैं जहां पर प्रकृति के साथ मनुष्य एक सामंजस्य बिठाकर रहता है, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाता है, जिसमें मनुष्य ने टेक्नोलॉजी की खोज करी और वो प्रकृति के खिलाफ, उसके रूल्स के खिलाफ जाकर प्रकृति पर हावी हो जाता है। जब कभी भी प्रकृति हावी होती है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति पर हावी हो जाता है, प्रकृति के नियमों को बदलकर उनके साथ रहता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। मैंने पहला जो एग्जांपल दिया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इसमें प्रकृति हावी होती है, इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको हम बोलते हैं
पर्यावरण नियतवाद, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मनुष्य टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति पर हावी हो गया, इसको बोलते हैं पॉसिबलिज्म, संभववाद। और इन्हीं दोनों के बीच का रास्ता, क्योंकि ये दोनों गलत है, प्रकृति मनुष्य अपने बच्चे पर हावी हो ये गलत है, मनुष्य प्रकृति पर अपनी मां पर हावी हो ये गलत है। दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, सामंजस्य बिठाते हैं, और सामंजस्य बिठाने को ही मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन कहते हैं, मिडिल पाथ। और इसी को बनाया है ग्रिफिथ टेलर ने कि भैया बहुत ज्यादा अति और बहुत ज्यादा अति दोनों तरफ से अच्छी नहीं, एक मध्य मार्ग होना चाहिए। प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठाओ, अगर वो नाराज है तो रुको, जब वो ठंडी हो जाए, हरे रंग की जो है आपको लाइट दिखाए तब जाओ, तो रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, जिसको रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर ने दिया और कहा कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक अच्छा सामंजस्य रहना चाहिए, तभी जाकर आगे सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल। मेरी बात सभी को समझ आई? तो ये था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, जिसमें मनुष्य का समाज में रहना, उसका ऐसे अपने डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए इकोनॉमिकल और सोशल क्रियाएं करना, ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की कहां वो फैला हुआ है, मनुष्य का कैसा वो क्लाइमेट है, प्रकृति के साथ वो किस तरह से व्यवहार करता है, उसका कल्चर क्या है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उसकी पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या है, वो रहता किस तरह से है, अर्बन में रहता है, रूरल में रहता है, सेंट्रलाइज्ड रहता है, फैल कर रहता है, ठीक है, क्लस्टर्ड है, सेमी क्लस्टर्ड है, लीनियर है, या फिर वो तरह तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, जेंडर क्या है, उसके सेक्स रेशियो क्या है, उसकी डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, ओवरऑल उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसकी कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पर्यावरण उसको पैदा कर सकती है, या मनुष्य पर्यावरण के लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और उसको कैसे शॉर्ट आउट करें, किस तरह से हम ज्योग्राफी पढ़ के इसके फील्ड्स एंड सब फील्ड्स के बारे में पढ़ें, ताकि आने वाली जनरेशन और चल रही जनरेशन को हम हेल्प आउट कर पाए, प्रशासन में, मैनेजमेंट में, और भी जगह जगहों पर हम क्या कर सके, इसका स्टडी करके उसका उपयोग कर सके। कभी भी कोई चीज अगर कोई पढ़ता है तो इसलिए पढ़ता है कि हम उसका कोई उपयोग कर सके। मेडिकल पढ़ रहे हैं तो इसलिए कि मरीजों को ट्रीट कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए कि नागरिकों को सही कर सके, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए कि उस भाषा को समझकर लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सके। तो इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी की भी अपनी एक फील्ड होती है, उसका स्कोप होता है कि हम ये पढ़कर ये सारी चीजें सही कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है, इसका इकोनॉमिकल अप्रोच है, सोशल अप्रोच है, ठीक है, इसका आपने पॉलिटिकल अप्रोच भी देखा होगा, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर आपने इसका अप्रोच देखा है, आपने एनवायरमेंट लेवल पर ज्योग्राफी को देखा होगा। कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पोर्शन ज्योग्राफी, सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। ज्योग्राफी कहें तो ये 8 से 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन माना जाता है। ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। तो ये आपकी ज्योग्राफी को अब पूरी तरह से फुलफिल करता है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी, तो मैं जरा सा बता दूं कि किसने क्या परिभाषाओं में स्पॉट आउट किया। जैसे मैंने कहा कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रेट्जेल, इन्होंने कहा कि भैया देखो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी, एक्चुअली ये सिस्टमैटिक नहीं है, सिंथेटिक है, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से मनुष्य के समाज का जो एक संबंध है, सिंथेसाइज, जुड़ा हुआ संबंध, सिंथेसिस से बना हुआ ये वर्ड, ठीक है, सिंथेटिक सिंथेसिस से बना है। सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ना। रेट्जेल ने सिंथेसिस शब्द पर ज्यादा फोकस किया कि जुड़ा है, मनुष्य उससे लड़ नहीं रहा, उसी की वजह से मनुष्य है और उसी से जुड़ा है, उसी में एक्टिविटीज करके वो जिंदा है। फिर से मैं सरल भाषा में बताऊं, रेट्जेल ने क्या कहा कि मनुष्य की सोसाइटी का, केवल इंडिविजुअल मनुष्य की बात नहीं कही, पूरी की पूरी मानव प्रजाति, मनुष्य की सोसाइटी का, प्रकृति के सरफेस, अर्थ के सरफेस पर होने वाली, जिस पर वो रहता है, अंदर नहीं जाता या एयर में नहीं जाता, इसके सरफेस पर, अब इसमें लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दोनों आता है, इस पे उससे होने वाली क्रियाएं जो कि पॉजिटिव मानी जाती हैं, उन दोनों की क्रियाओं के बीच में जो संबंध है, प्रकृति मनुष्य को दे रही, मनुष्य प्रकृति को दे रहा, इसी संबंध को सिंथेसिस किया, मिलाया, जोड़ा, इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये रेट्जेल ने कहा किस पर फोकस किया, तो सिंथेसिस सब पर ज्यादा फोकस किया। दूसरी डेफिनेशन आती है सैंपल की, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच रखा।
ठीक है, ये एनालिसिस किए डिफरेंट तरीके से, इनकी आइडियोलॉजी अलग है। इन्होंने कहा कि देखो मनुष्य पल पल बदल रहा, पैदा होने से लेकर मरने तक में उसकी कई स्टेजेस आते हैं, उसकी कई एक्टिविटीज, कई नेचर है, और पृथ्वी के भी कई नेचर है, कई मौसम आते हैं, दिन रात आता है पृथ्वी पे, तरह तरह के क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, तरह तरह की चीजें, वेजिटेशन, वेराइटीज, डाइवर्सिटीज, तरह तरह की चीजें। बदलती हुई पृथ्वी और बदलते हुए मनुष्य के बीच में एक बदलता हुआ संबंध, हर बार संबंध एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी सामान्य। पृथ्वी का मनुष्य से जो संबंध है वो भी बदलता हुआ है, पृथ्वी बदल रही, मनुष्य बदल रहा, संबंध बदल रहे। तो ये बदलते हुए स्वरूप में डायनामिक एक्टिविटी दिखाई देती। डायनामिक मतलब कोई चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा। तो मेन काम जो था ह्यूमन ज्योग्राफी में, एलन सैंपल ने जो बताया, वो बताया चेंजिंग रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन। दिमाग मनुष्य का हर समय कहीं ना कहीं दौड़ता रहता, अनरेस्ट में रहता है, और अनस्टेबल अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही और रोटेट कर रही, रिवॉल्यूट भी कर रही। तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में अनस्टेबल चेंजिंग रिलेशनशिप है। ये बात कही किसने सैंपल में? अगर हम पूछे इन्होंने किस पर स्पॉट आउट किया तो बताएंगे डायनामिक रिलेशनशिप, डायनामिक एक्टिविटीज पर ज्यादा, मूवमेंट पर, चेंजेस पर ज्यादा फोकस किया। तीसरी डेफिनेशन भी आती है, इसमें अगर लिखा नहीं है तो मैं बता देता हूं, मैं आपको समझिएगा। ब्लाशे ने बताया, ठीक है, कि देखो एक और डेफिनेशन आती है, इसी को ग्रिफिथ टेलर ने पकड़ा, कि प्रकृति मनुष्य से पहले थी और वही क्या कर रही थी, गवर्न कर रही थी, लेकिन प्रकृति के अंडर में ही मनुष्य पैदा हुआ, यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बना, और मल्टी सेल्युलर से ही एक जीव और मनुष्य बन गया। प्रकृति ने ही मनुष्य को जन्म दिया, प्रकृति ही मनुष्य की माँ है, मनुष्य उसका बच्चा है, और इसी वजह से मनुष्य प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठाकर रहता है, उसके साथ इनहैबिटेंट बिठाकर रहता है, एडॉप्टेशन रखता है, और इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, प्रकृति और उसके जन्मे हुए मनुष्य के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है। अब दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं होते, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को ब्लाशे ने बताया, ठीक है। इसमें उन्होंने इंटर रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस करी। तो ब्लाशे ने किस पर फोकस किया? ह्यूमन और नेचर के बीच एक इंटर रिलेशन पैदा किया। तो तीसरा डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझ गए? तो ये तीन डेफिनेशंस किसके बारे में बताया मैंने आपको? ह्यूमन ज्योग्राफी की समझ रखिए, उसकी डेफिनेशंस ऑफिशियल जानिए, उसका मतलब एक लेमैन स्टाइल में जानिए, उसके बाद फिर आपको आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्या? फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की कई फील्ड्स हैं। फील्ड्स का मतलब क्या होता है समझो, स्कोप। ऐसे समझो, हमने मेडिकल की पढ़ाई करी, डॉक्टरी की, अब वो डॉक्टरी पढ़ने के बाद हमें करना क्या है उसका? तो हमें उसका धंधा बनाना है? नहीं, ऐसा काम करना है जिससे समाज, हमारा पृथ्वी, मानव कल्याण हो, और हमारा समाज विकसित होने के साथ सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता पकड़े। तो इसलिए हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसका क्या उपयोग करें जो हमारी मानव जाति के लिए अच्छा। वो धंधा बना लेंगे बाद में, वो ठीक है, लेकिन वो भी समाज के विकास के लिए, अच्छे के लिए ही बनाएंगे। किसी भी तरह की एक्टिविटी या किसी भी तरह का आपका वो होता है ऑक्यूपेशन, वो पहले समाज कल्याण से संबंधित होता है, फिर आपके मनी ओरिएंटेड होता है, मोनेटाइजेशन से संबंधित, इकोनॉमिक से संबंधित, सोशियो इकोनॉमिक कहा जाता है। पहले समाज फिर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सोशियो नहीं कहा जाता, पहले समाज को रखते हैं फिर इकोनॉमिक को रखते हैं। तो इसलिए जब भी कभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो बिल्कुल प्रकृति की सारी चीजें जो हमारे सामने उपस्थित हैं, पानी, हवा, ठीक है, ताप, दाब, वायु, वर्षा, बायोटिक एलिमेंट्स, साइंस के फैक्टर, बायो के फैक्टर, ज्योग्राफी के फैक्टर सब एक है। इन सबका हम ह्यूमन के रिलेशनशिप के साथ किसी को बिना नुकसान पहुंचाए मानव का कल्याण कैसे कर दें, यही हमारा इसका फील्ड होता है। तो अलग अलग फील्ड्स में, जैसे अर्थव्यवस्था के फील्ड में एग्रीकल्चर बहुत जरूरी, समाज के फील्ड में रहन सहन बहुत जरूरी, सोशियो इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत जरूरी है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। तो किसी ना किसी तरह से ह्यूमन नेचर से जुड़ा है और एक दूसरे का कल्याण कर रहा, वेलफेयर कर रहा।
इसी के बारे में हम लोग फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए उस फील्ड का मैं एक बारी चार्ट भी दिखाऊं, लेकिन उसके पहले इसको हम एक बारी थोरोली चेक करते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या पॉइंट। ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर which develops close linkage with other sister disciplines in social sciences। जो मैंने समझाया उसी चीज को समझिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाती है मनुष्य का नेचर के साथ और नेचर का समाज के साथ, प्रकृति के साथ, ठीक है, सोशल साइंस के साथ। All the disciplines of the human geography helps to understand and explain the human elements found on the surface of the earth। और कोई भी सब्जेक्ट हो वो मनुष्य की ही चारों तरफ घूमते हैं। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटाज है, सेंसस है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, वो किससे कंसर्न होगा? ह्यूमन के डेवलपमेंट और ह्यूमन से। जो पृथ्वी पर रह रहे ह्यूमन के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं सारी चीजों का आपस में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग जाल बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। तो these also help us to have a better understanding of its subjects matter। और ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य की जो है डेवलपमेंट में काफी हमें हेल्प भी करते हैं। तो आइए चलिए देखें वो फील्ड्स हैं क्या। तो देखिए ये फील्ड्स दिए हुए हैं। अगर हम बोले कि फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफीज क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा सभी कि इनकी फील्ड्स के अलावा सब फील्ड्स भी होती है। मतलब अगर मैंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी समाज के लिए बहुत अच्छी है, तो समाज के भी कई पहलू हैं, वो उनकी सब फील्ड्स हैं। अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर मैंने कहा अर्बन ज्योग्राफी, तो अर्बन ज्योग्राफी की भी कई सब फील्ड्स हैं। आपको ये सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करें। आपसे ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे शॉर्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉन्ग लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, मैप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा पढ़ने का यही तरीका होगा कि हम इन्हीं 5 चीजों को टारगेट करके पढ़ें। तो अगर मैं कहूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स क्या हैं, तो सोशल तो है, तो ये फील्ड है, इसकी सब फील्ड्स भी आपको याद करनी। तो पहले फील्ड याद रखेंगे, फिर सब फील्ड की तरफ जाएंगे, और ये 6 फील्ड्स आपको याद होने चाहिए। क्या क्या है? सोशल, अर्बन, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, सेटलमेंट और इकोनॉमिक। तो पूरी की पूरी क्लास 12 की ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे होंगे, तो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 बुक हो, इन दोनों किताबों में इन्हीं 6 फील्ड्स के बारे में ही ज्यादातर वर्णन दिया हुआ है, और यही 6 फील्ड्स ह्यूमन के ही चारों तरफ घूमती हैं। इतनी ही फील्ड अगर आप पढ़ जाएं और उसकी सब फील्ड्स, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात सभी को समझ आई? आइए अब हम देखें कि इसकी फील्ड्स हैं क्या। जैसा कि मैंने बताया 6 फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फील्ड्स। तो सोशल ज्योग्राफी की जो फील्ड का अगला पार्ट है, वो आप देखेंगे कि बिहेवियर, समाज में रहते हैं तो बिहेवियर जरूरी है, सोशल वेलबींग, समाज का कल्याण जरूरी है, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, आनंद, सुखमय जिंदगी आपका बहुत जरूरी है। अगर आप किसी समाज में रहते हैं और बहुत टेंशन में है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो रहना भी बेकार हो जाएगा। कल्चरल ज्योग्राफी, अगर आप किसी समाज में रहते हैं तो आपकी एक संस्कृति, एक मर्यादा, एक रेपुटेशन, एथिक्स, मैनर्स होते हैं, जो आपको उनके पूर्वजों ने तब से सिखाए हैं अपने ग्रंथों और किताबों के माध्यम से। तो कल्चरल ज्योग्राफी जानना जरूरी। जेंडर ज्योग्राफी, आप जिसके साथ रहते हैं वो 2 जेंडर के लोग होते हैं, स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल, तो उनकी ज्योग्राफी। प्लस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, आपका कुछ इतिहास है, आपके पूर्वज, आपके वंशज चले आ रहे हैं, उन्होंने कुछ किया अच्छा, उनकी वजह से आप डेवलप हुए और आपकी वजह से और डेवलप होंगे तो वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आता है। अब मेडिकल ज्योग्राफी क्यों जरूरी है, सोशल में मेडिकल कैसे आ गया, ये आप लोगों को सोचकर बताना है कि सोशल में मेडिकल कैसे आ गया, ये आपका होमवर्क है। उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? तो समाज में ही रहते हैं, समाज की ही
सोचना, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मैं बताने जा रहा था बट मुझे याद आ गया कि नहीं, मैंने ये होमवर्क में दिया है, तो एक बार पढ़ना है इसको कि समाज का मेडिकल में क्या उपयोग, क्या कंसर्न है। वैसे तो उसके सामने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सोशल साइंस की सोशियोलॉजी वाला सेक्शन है, जैसे सोशियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आप आगे चलकर सब्जेक्ट भी अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बट ये देखो मनुष्य और ज्योग्राफी के बीच में ये सारे सब्जेक्ट्स। आओ, अर्बन ज्योग्राफी में नाम से ही लग रहा कि अर्बन स्टडीज करते हैं। अब अर्बन मतलब शहर, देखा जाए तो पूरे भारत में या विश्व में शहर कम है सॉरी, गांव ज्यादा है। तो अर्बन में क्या क्या चीजें आती हैं उसकी केस स्टडी और उसके सब फील्ड्स। अगर पूछें पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या आता है तो सब जानते हो, इलेक्शन और मिलिट्री, ये दोनों काम नेता के अंडर आते हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन के अंडर में नहीं, या ह्यूमन सोसाइटी के अंडर में नहीं। तो ये तो देखकर आप बता देंगे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज। आइए हमने देखा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन में सेंसस आता है, ठीक है, डेमोग्राफी आता है और ये सारी चीजें आती हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी भी सब जानते हो, अर्बन और रूरल दो तरह का सेटलमेंट होता है, और क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, लीनियर या फिर सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और तरह तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, कुछ ज्यादा फैले हुए, कुछ बिखरे हुए, डिस्पर्स्ड। इकोनॉमिकल में तो सब लगभग आ जाता है। क्या क्या आता है तो बताएंगे, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज क्या क्या डेवलप हुई, मार्केटिंग, टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें मोनेटाइजेशन हो, पैसा आता हो। तो इन सारी चीजों से पैसा आता है, इसलिए इसको हमने किसमें दूरी पर रख दिया, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की दूरी पर रख दिया। मेरी बात समझ आई? तो ये हुई इसकी फील्ड्स एंड सब फील्ड्स और इसका इंटरेक्शन विथ सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। आपको फील्ड के नाम याद रखने हैं, इनके सब फील्ड्स की डिटेल याद रखनी है और इनकी सब फील्ड्स की सिस्टर्स डिसिप्लिन्स भी आपको याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स ही अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों पॉलिटिकल है, बहुत इजीली याद हो गया। पैसे से संबंधित थे इसलिए इकोनॉमिकल इजीली याद हो गया, और समाज से संबंधित है इसलिए यही तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप देखकर समझ जाएंगे कहां कैसा है किसका, इसलिए मैंने इसको हल्का सा इलाबोरेट भी किया है, ठीक है। मेरी बात सभी समझ गए? और भी बहुत सारे टर्म्स एंड चीजें हैं जो फिर उसके बाद अगला चैप्टर है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था आज की क्लास का वो फील्ड्स और सब फील्ड्स पर हमने फोकस किया। सब फील्ड्स पर जो है मैंने आपको मैप के और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया, और ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन और रियल डेफिनेशन क्या होती है वो बताया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपको ये चैप्टर एक बारी किताब से भी पढ़ना चाहिए, एक बारी सेल्फ स्टडी करिए, एक बारी कुछ मेरे नोट्स भी मिलेंगे आपको, वो भी पढ़िए, और उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग एक अच्छा डिस्कशन, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ आ रहा, मैं मुझसे डिस्कशन करना चाहते हो तो मैं आऊंगा और आपको वो सारी चीजों पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा विथ एग्जाम्पल, विथ लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था। एक बारी थोरोली दो चीजें पढ़ जाना, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप एंड फील्ड कहां कहां पर यूज हो सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।